नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 2 PM। आपके साथ मैं हूं संदीप। बुलेटिन में आज बात होगी साक्षी मलिक की, जिन्होंने ओलंपिक में भारत का खाता खोल दिया है ब्रॉन्ज मेडल जीतकर। और साथ ही बात करेंगे दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने भारत अधिकृत कश्मीर कहकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। साथ ही मुंबई में किडनी रैकेट का हुआ है खुलासा। ये तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले टॉप 20 खबरें। ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम कैटेगरी फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ये कारनामा करने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान है। साक्षी ने रेपचेस के फाइनल मुकाबले में किर्गिस्तान की महिला पहलवान एसुलू तिनिवकोवा को मात दी। पदक जीतने पर रोहतक की इस बेटी ने कहा कि उसकी 12 साल की तपस्या का फल है। वहीं साक्षी की मां को उम्मीद है कि उनकी बेटी गोल्ड मेडल भी जीतेगी। ओलंपिक में देश को पहला मेडल दिलाने के बाद साक्षी के कोच कुलदीप सिंह ने कहा कि साक्षी ने उन्हें जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है और वो ताउम्र इसके लिए साक्षी के कर्जदार रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा, रक्षाबंधन पर भारत की बेटी साक्षी ने मेडल जीतकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। रोहतक की बेटी साक्षी की जीत पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी बधाई दी और घोषणा की है कि सरकार साक्षी को 2.5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देगी। वहीं यूपी सरकार ने भी साक्षी को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करने की बात कही है। पहलवान नरसिंह यादव पर आज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी फैसला करेगी, जिसके बाद नरसिंह के रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने या न लेने पर जो संशय बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि नरसिंह का रियो ओलंपिक में पहला मुकाबला 19 अगस्त को होना है। ओलंपिक 2016 के गुडविल एम्बेसडर सलमान रियो गए। सभी एथलीट्स को 1 लाख रुपए का चेक देंगे। सलमान ने फेसबुक पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के नए कार्यालय की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा बलिदान किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी का नया दफ्तर राष्ट्र निर्माण के लिए एक व्यवस्था है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि जब वो रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने बोफोर्स मामले की फाइल गायब करा दी थी, क्योंकि उनका मानना है कि राजनीतिक लोगों पर मुकदमे नहीं चलाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सियासी लोग जेल जाएंगे तो राजनीति कैसे होगी। यूपी में मुलायम के कुनबे में जारी घमासान पर मायावती ने कहा है कि इस पारिवारिक लड़ाई से यूपी के हालात और खराब होंगे। पहले से ही यहां जंगल राज है और लोग इससे परेशान हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कश्मीर पर दिए अपने विवादित बयान पर सफाई पेश की और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये पूरी दुनिया जानती है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने एक बयान में कहा था कि पीएम मोदी को पीओके के बजाय भारत अधिकृत कश्मीर पर ध्यान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों को पैसे कैसे पहुंचते हैं, इसकी जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए को इस बात का शक है कि आतंकियों के पास पैसे पहुंचाने के लिए आम लोगों के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार के दानापुर में बीजेपी नेता अशोक जायसवाल की हत्या के विरोध में बीजेपी ने दानापुर में बंद बुलाया। बीजेपी नेता की हत्या बुधवार की शाम गोली मारकर कर दी गई थी। हत्या की वजह पारिवारिक विवाद बताई जा रही है। दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पर एसीबी ने छापा मारा। छापा भर्ती में एक शिकायत के आधार पर मारा गया है। एसीबी की टीम फाइलों की जांच कर रही है। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर भर्तियों में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के एक विधायक ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। इस मामले को लेकर बुधवार देर रात तुमसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है। घटना तिरंगा रैली के समापन समारोह की है। ईस्ट दिल्ली के खुरेजी इलाके में एक बेकरी पर हुए ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है। बेकरी में जब हादसा हुआ उस वक्त वहां 20 मजदूर काम कर रहे थे। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने कार पर कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब से एक और युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया है। मामले पर डीएम और सिविल सर्जन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कि इन दर्दनाक मौतों के पीछे वजह जहरीली शराब थी या कुछ और।
देश भर में आज भाई बहन के प्रेम और स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को बधाई दी। इस मौके पर बच्चियों ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी। एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने द जेसी शो में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1857 से लेकर 1947 की कहानी, वीर सेनानियों की गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है। प्रकाश जावड़ेकर का ये पूरा इंटरव्यू आज रात 9:30 बजे आप देख सकते हैं। तो टॉप 20 के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पूरे देश को क्या तोहफा मिला है। तो आखिरकार रियो ओलंपिक में भारत का खाता खुल गया है। 12 दिन का इंतजार करना पड़ा और 12वें दिन साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रक्षाबंधन का पूरे देश को तोहफा दिया। रियो ओलंपिक में आखिरकार भारत का खाता खुल ही गया। रोहतक की साक्षी मलिक ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पदक की उम्मीद जगाने वाले दिग्गज शूटर, बैडमिंटन और टेनिस स्टार हार कर बाहर हो चुके थे, लेकिन रियो ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 58 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये कारनामा करने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। रोहतक की इस सुल्तान ने रेप चेस के फाइनल मुकाबले में किर्गिस्तान की पहलवान एसुलू तिनिवेकोवा को मात देकर रियो में भारत को पहला मेडल दिला दिया है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे और प्रे करो कि इंडिया और मेडल लेके जाए। मेडल उन सब को डेडिकेटेड है जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे पेरेंट्स, मेरे कोचेस, मेरी फेडरेशन, JSW, मेरी फ्रेंड्स, मेरी ट्रेनिंग पार्टनर, एवरीवन। रियो में हजारों किलोमीटर दूर रोहतक की बेटी साक्षी जीत के लिए जंग लड़ रही थी और इधर रोहतक में उनके माता पिता टीवी पर बेटी का मुकाबला देख रहे थे और भगवान से बेटी की जीत की दुआ कर रहे थे। और जैसे ही साक्षी ने आखिरी दांव लगाया, घर वाले खुशी से झूम उठे। टीवी पर कुश्ती देखने वाले साक्षी के माता पिता झूमने नाचने लगे। जश्न का जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर थमा नहीं। बेटी की इस कामयाबी पर माता पिता को भी गर्व है। पहले होता था कि लड़कियों को इतना नहीं रेफरेंस दे पाते थे, लेकिन अब तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा ही हैं। चाहे वो घर से हैं, घर वाले भी लड़कियों को ज्यादा ही रखते हैं। और वो जो उसकी जो मेहनत है, उसने शुरू से ये सोच लिया था कि लगन थी जो कि मैं जो घर से निकल रही प्रैक्टिस के लिए, मैं एक दिन मेडल जरूर लेके आऊंगी ओलंपिक के लिए। उसने ये अपना एक बिल्कुल एक धारणा बना रखे थे। इसके बाद हम उसको बाकायदा ढोल बाजे से एयरपोर्ट से पूरा गांव में गाड़ी ढोल बाजे के साथ ले गए आएंगे और यहाँ स्टेडियम में उसका बहुत बढ़िया प्रोग्राम करवाएंगे। यहाँ से 4 बजे जाती थी और 9 बजे तक प्रैक्टिस, 3 साढ़े 3 घंटे सुबह, 3 साढ़े 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करती थी। अब की बार यही बोल के गई थी, पापा मैं भारत की पहली महिला बनूंगी और आपको पदक ले आऊंगी। एक वक्त किर्गिस्तान की पहलवान ने 5-0 की बढ़त बना ली थी। उस वक्त लगा कि पदक साक्षी के करीब आकर दूर चला गया, लेकिन साक्षी ये बाजी गंवाने को तैयार नहीं थी। ब्रेक के बाद उन्होंने एक ऐसा दांव लगाया कि रियो में तिरंगा लहराने लगा। रोहतक की साक्षी रियो में सुल्तान बन गई। हरियाणा उन राज्यों में है जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या सबसे कम है, लेकिन साक्षी ने तमाम सामाजिक अड़चनों के परे जाकर साल 2002 से कुश्ती की कोचिंग शुरू की और भारतीय महिला कुश्ती का इतिहास बदल दिया। आज पूरे देश को रोहतक की इस बेटी पर नाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो रोहतक ही नहीं, पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है और रोहतक जहां की हैं साक्षी, वहां हमारे संवाददाता धीरेन्द्र मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रोहतक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र, ऐसा लग रहा है कि आज वहां पर तो होली, दिवाली, तमाम सारे त्योहार आज ही हो गए। देखिए, कल शाम
शाम से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। जब साक्षी ने पहली बाउट जीती थी उसके बाद लग रहा था कि वो जरूर देश के लिए मेडल जीतेंगी, और जब दूसरी बाउट में उसने अपना प्रदर्शन दिखाया, जिस तरह से दूसरे राउंड में उसने पहले राउंड में पीछे रहते हुए दूसरे राउंड में एकदम से वापसी की, तो ये हौसला और ज्यादा बढ़ गया था, साक्षी का भी बढ़ गया था। लेकिन दुर्भाग्य से तीसरे राउंड में वो रशिया की पहलवान से मुकाबला नहीं जीत पाए। लेकिन जो रेपचेप में उससे बाद में मौका मिला, उससे पूरे देश को उम्मीदें जरूर जग गई थी कि अब साक्षी जरूर देश के लिए मेडल जीत कर लाएगी। और रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जब मुकाबला हुआ तो साक्षी ने वो कर दिखाया। पूरे देश को जिस चीज का इंतजार था, मेडल का, भारत को रियो में अभी तक कोई मेडल नहीं मिला था, तो साक्षी ने मेडल जीतकर देश के नाम मेडल किया है। और तभी से रोहतक जश्न में डूबा हुआ है, उसके घर बधाई देने वालों को पता लगा, और अब भी ये सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल धीरेन्द्र, और रोहतक की बेटी का, रोहतक की सुल्तान का स्वागत किस तरीके से किया जाएगा जब वो देश लौटेंगी? देखिए, स्वागत की तैयारियां कई जगह की गई है। सबसे पहले तो जिस स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करती थी, छोटूराम स्टेडियम में सभी पहलवानों ने उसके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी है। और महम 24 से इस इलाके में, जिसमें इसका पैतृक गांव है मोखरा, वहां की पंचायत में भी पूरी तरह से अपनी बेटी के स्वागत के लिए तैयारियां की गई है। इसका पैतृक मोखरा है, मोखरा गांव से रोहतक तक बाकायदा उसको खुली जीप में लाया जाएगा और स्वागत किया जाएगा जगह जगह। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो आज घोषणा कर दी कि जो हरियाणा सरकार ने खेल नीति के तहत ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 2.5 करोड़ रुपए इनाम देने का जो नीति बिल्कुल धीरेन्द्र, बिल्कुल हर तरफ से, चारों तरफ से जो है बधाई मिल रही है साक्षी को, और उन्होंने वाकई में ऐसी उपलब्धि भी हासिल की है। पूरा देश आज उन पर गर्व कर रहा है। आपका बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साक्षी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि साक्षी ने आज के दिन ये उपलब्धि हासिल करके, ये आप देख सकते हैं क्या ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि साक्षी मलिक ने इतिहास रचा है, ब्रॉन्ज के लिए बधाई, रक्षाबंधन पर भारत की बेटी ने मेडल जीतकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। और प्रधानमंत्री के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी साक्षी को बधाई दी है। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भारत की बेटी साक्षी ने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नई ताकत दी है, नया सम्मान दिया है। देश की इस बेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि आज रक्षाबंधन के दिन हमारे हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक, जिसने रेसलिंग के अंदर पहला मेडल देश के लिए जीता है, मैं इस अवसर पर साक्षी मलिक को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके परिवार को भी बधाई देता हूं। पूरे हरियाणा के लोगों के लिए एक गौरव का विषय है कि साक्षी मलिक रोहतक जिले के मोखरा गांव के रहने वाली, उसने ये जो ब्रॉन्ज का मेडल लिया है, इसके कारण से देश प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो साक्षी को हर तरफ से सिर्फ बधाइयां मिल रही हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लौट रहे जल्द और खबरों के साथ। एक बार फिर से बुलेटिन में आपका स्वागत है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको हम बता दें। प्रधानमंत्री से मिले हैं अरुण जेटली। इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और नए गवर्नर के नाम को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। नए गवर्नर के नाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली और नए गवर्नर के नाम पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। तो कश्मीर को लेकर लगातार गहमा गहमी का दौर जारी है और इस बीच दिग्विजय सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने आज भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कश्मीर के लिए इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर यानी भारत अधिकृत कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया। और आपको बताएं कि हालांकि बाद में ईटीवी से बातचीत में उन्होंने अपनी इस भूल को सुधारते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, अगर यहाँ पर विश्वास लोगों के मन में कायम करना है तो बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। ऐसा नहीं है, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया होने के नाते जो महाराज हरि सिंह जी कश्मीर ने पूरा कश्मीर हमारे साथ मिलवाया था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उस समय बनी जिसकी वजह से ये बात आई। तो इसलिए जो हिंदुस्तान में हमारा कश्मीर है, जो कि हमारा हक है, कश्मीर ऑक्युपाइड, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हक है, उसमें कश्मीर और कश्मीरियत पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अब ईटीवी संवाददाता रंजीता हमारे साथ जुड़ रही है दिल्ली से इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। रंजीता, इसके पहले भी हम देख चुके हैं, दिग्विजय सिंह कई विवादित बयान दे चुके हैं, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद को कभी वो टंचमाल बता देते हैं। इसके अलावा 26/11 हमले को लेकर उनका जो स्टैंड था वो भी जग जाहिर है, और आज एक और नए विवाद को उन्होंने जन्म दे दिया। जी बिल्कुल संदीप, दिग्विजय सिंह और विवाद दोनों का चोली दामन का साथ है। जब भी दिग्विजय सिंह मुंह खोलते हैं ये कहा जाता है कि कई बार दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के कहने पर बोलते हैं और कई बार अपने मन से भी वैसी चीजों पर कूद पड़ते हैं जिस पर बोलने की जरूरत नहीं होती, जिस पर कई बार कांग्रेस के दूसरे नेता भी नाराजगी जता चुके हैं। ये नया मामला जो उभर कर आया है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने अपनी बात में ये कहा कि भारत अधिकृत कश्मीर, जो कि लगातार इस बयान के बाद बयानबाजियां तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ही जल्दी ही अपनी इस बात को जो है गलत समझते हुए और इस बात पर विवाद बढ़ने की बात सोचकर जल्द ही संभल गए। उन्होंने ये बयान तो दिया, लेकिन बयान देते देते संभल भी गए इस बयान पर। उन्होंने कहा नहीं, हम पीओके की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, इसको उन्होंने बार बार दोहराया। तो कह सकते हैं कि अपनी बात को जब उन्होंने सोचा कि विवादित हो जाएगा, तुरंत अपनी बात को संभालते हुए उन्होंने हालांकि माफी नहीं मांगी, लेकिन ये जरूर कहा कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, और इसके साथ ही अपने बयान में पीएम पर भी निशाना साध दिया। ये कहा कि पीओके पर तो बात करते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन कश्मीर में जो चीजें चल रही है, कम से कम ये अच्छी बात रही आज दिग्विजय सिंह के साथ कि उन्होंने पहले विवादित बयान दिया और तुरंत फिर सफाई भी पेश कर दी। आपका बहुत शुक्रिया रंजीता हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, हम लौट रहे हैं जल्द और खबरों के साथ। एक बार फिर से न्यूज़ एट 2 PM में आपका स्वागत है। मुंबई के हीरा नंदानी अस्पताल में एक बड़े किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है, और पुलिस ने बताया कि इस गोरख धंधे को चलाने के लिए कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। मुंबई के हीरा नंदानी अस्पताल में हुए किडनी कांड में आरोपी डॉक्टर्स को तो कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। पुलिस के मुताबिक किडनी की खरीद फरोख्त के लिए रैकेट के लोग कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। अब आपको बताते हैं कि उनके ये कोड वर्ड्स थे क्या। इनकी भाषा में राजमा का मतलब किडनी होता था, क्योंकि राजमा को अंग्रेजी में किडनी बीन्स कहते हैं। सॉस का मतलब ब्लड ग्रुप था, यहां सॉस मतलब टोमेटो केचप था जो खून जैसा होता है। थाली का मतलब डॉक्यूमेंट्स था, मतलब होता था कि क्या फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। शेफ का मतलब डॉक्टर होता था। मेहमान का मतलब किडनी का खरीदार। बनिया का मतलब किडनी बेचने वाला। डिलीवरी बॉय का मतलब एजेंट था। तो ये तमाम तरह के कोड जो है इस्तेमाल किए जाते थे इस किडनी रैकेट को संचालित करने के लिए। फैजान ईटीवी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। फैजान, कब से ये किडनी रैकेट चल रहा था, इसका भंडाफोड़ कैसे हुआ? जी देखिए, बिल्कुल संदीप, सबसे पहले आपको इस पूरे मामले पर ताज़ा अपडेट दे दूं कि इस पूरे मामले में जिन जिन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था, आज मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने उन तमाम डॉक्टर्स को 30,000 रुपए की नीची मुचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही इस पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं कि डॉक्टर्स देश के बाहर नहीं जा सकते और रोजाना सोमवार को ये जाकर पुलिस थाने में हाजिरी देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज निकलकर इस पूरे मामले में सामने आई है वो है कि जांच के दौरान पुलिस को ये पता चला है कि बाकायदा इस किडनी रैकेट को चलाने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था, और ये कोड वर्ड्स पुलिस को उन तमाम आरोपियों के
फोन रिकॉर्डिंग से मिले हैं। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इन तमाम कोड्स को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस का यह मानना है कि जब तक ये कोड वर्ड्स पूरी तरह से डिकोड्स नहीं होंगे तब तक इस पूरे मामले की जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। बिल्कुल, और उसके अलावा कोड आपको वर्ड्स बता जो दूं हैं कि उसके 3 अलग-अलग पीछे इस पूरे रैकेट का राज छुपा हुआ है। देखना होगा पुलिस कैसे इसका खुलासा करती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया फैजान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए खबरों में हम आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा की, जिनकी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने उन सभी के पर कतरने की तैयारी कर ली है जिन्होंने महेश शर्मा को मंत्री बनाए जाने की सिफारिश की थी। सूत्रों के मुताबिक महेश शर्मा मोहन भागवत और गोपाल कृष्ण जैसे आरएसएस नेताओं की चापलूसी कर इस ओहदे तक तो पहुंच गए, लेकिन मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपनी पुरानी हरकतें नहीं छोड़ी। सूत्रों की माने तो 2 बार तिहाड़ जेल जा चुके पावर ब्रोकर अशोक चतुर्वेदी से भी डॉक्टर शर्मा के काफी गहरे रिश्ते रहे हैं। साथ ही अशोक चतुर्वेदी और नीरा यादव के साथ नोएडा के जमीन घोटाले में भी डॉक्टर शर्मा का नाम उछला था। सूत्रों की माने तो महेश शर्मा ने ही पंकज के बारे में ये झूठी खबर फैलाई थी कि पंकज दिल्ली पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग का काम देखते हैं। अब आईबी की जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद पीएम मोदी ने उनका मंत्रालय छीनने का मन बना लिया है। और अब बात करते हैं स्मृति ईरानी की। जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी विवाद के चलते मानव संसाधन मंत्रालय खोने वाली स्मृति ईरानी अब एक नए विवाद में घिरती नजर आ रही हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री का ओहदा संभाले अभी ईरानी को 2 महीने भी नहीं हुए कि वो मंत्रालय की सबसे वरिष्ठ सचिव रश्मि वर्मा से उलझ बैठी। सूत्रों के मुताबिक स्मृति ईरानी ने पिछले 2 दिनों के अंदर 2 दर्जन से भी ज्यादा नोट्स जारी करते हुए कपड़ा सचिव रश्मि वर्मा से नीतियों पर सवाल किया है। ईरानी इस बात को लेकर नाराज थी कि फाइल सीधे उनके पास न भेजकर सचिव के जरिए पहुंच रही है। सूत्रों की माने तो फंड को लेकर अधिकारियों की मौजूदगी में ही स्मृति ईरानी और रश्मि वर्मा के बीच तीखी बहस भी हुई थी। इसके बाद पीएमओ को दखल देना पड़ा था। हालांकि रश्मि वर्मा ने मंत्री के साथ किसी विवाद से इनकार किया है। 1982 बैच की आईएएस ऑफिसर रश्मि वर्मा कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की बहन है। तो इस खबर के साथ ही न्यूज़ एट 2 PM में बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।